नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बेसिक एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज की जो क्लास होगी हमारी दिल्ली पुलिस स्पेशल एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री से बहुत बार और मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब भी एग्जाम में आते हैं ना हमारा सिर चकरा जाता है। तो ये दिल्ली पुलिस स्पेशल या कोई भी एग्जाम को स्पेशल आप मान के कर सकते हैं। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हैं, उनसे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अगर लाइक कर रहे हैं तो उसके बाद वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक आर्ट एंड कल्चर की वीडियो मैंने बनाई थी इस वीडियो से पहले। ठीक है, आप देखिएगा, आर्ट एंड कल्चर की एक वीडियो है और इस वीडियो में मुझसे क्वेश्चन नंबर 18 में एक मिस्टेक हो गई थी। उस मिस्टेक को मैं इस वीडियो में सुधार रहा हूँ। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 में MS सुभालक्ष्मी से रिलेटेड। ठीक है, MS सुभालक्ष्मी जो है इनसे रिलेटेड था। तो इनकी कुछ मिस्टेक थी, उस मिस्टेक पॉइंट को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे कि नंबर 1 मैं बता दूं कि ये एक्चुअली में तेलंगाना, तमिलनाडु जो है आपकी तमिलनाडु की रहने वाली है MS सुभालक्ष्मी और कर्नाटक घराने से ये रिलेटेड है। तो इनका घराना जो है वो क्या है आपका कर्नाटक घराने से रिलेटेड है ये। MS सुभालक्ष्मी कर्नाटक घराने से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट देखें इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट है आपका, इनको कुछ अवार्ड मिले हुए हैं। ठीक है, इनको कुछ अवार्ड मिले हैं। तो भाई वो अवार्ड कौन कौन से मिले हैं, कौन कौन से अवार्ड इनको मिले हैं, तो मैं आपको बता दूं। इसमें 1974 के अंदर इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। इसके बाद में 1998 के अंदर इनको भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है इनको? भारत रत्न भी इनको मिला हुआ है। और 1966 में ये पहली क्लासिकल डांसर रही हैं और म्यूज़िक रही हैं, सिंगर रही हैं जिन्होंने यूएन के अंदर परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो वीडियो में गलत हो गई थी, तो यहाँ मैं अपनी गलती को यहाँ सुधार रहा हूँ। और इसके अलावा पंडित भीमसेन जोशी इसमें ऑप्शन में थे, उनके बारे में बताना भूल गया था। तो भीमसेन जोशी काफ़ी फेमस हैं, तो इनके बारे में बताना बनता है। तो भीमसेन जोशी जो हैं, इनका ये किस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो जो हारमोनियम है, हारमोनियम जो है आपका, इससे रिलेटेड है पंडित भीमसेन जोशी। और पंडित भीमसेन जोशी से किस घराने से रिलेटेड है? तो इनका घराना है किराना घराना। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से रिलेटेड है? तो आंसर क्या है आपका? किराना घराना। किराने घराने से पंडित भीमसेन जोशी रिलेटेड है। किराना घराना से रिलेटेड है ये। और इनको पद्म श्री मिला था 1972 के अंदर। फिर पद्म भूषण मिला है इनको 1985 के अंदर। 1985 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला हुआ है। और इसको बात करें अगर हम पद्म विभूषण इनको कम मिला है, तो पद्म विभूषण मिला है इनको 1999 में मिला है। ठीक है, और भारत रत्न जो है, भारत रत्न एक अवार्ड है जो कि 2009 के अंदर मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी उनसे रिलेटेड। तो ये आर्ट एंड कल्चर से जो गलती हुई थी उसको मैंने यहाँ सुधार रहा हूँ। ठीक है, चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट है आपका कि गुप्त राजाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यानी जो गुप्त राजा थे उनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं। तो ये राजाओं के नाम हैं इस साइड में, ये आपको राजाओं के नाम मिल रहे हैं यहाँ पर, ये राजाओं के नाम हैं। और ये वाले जो हैं, ये इंसिडेंट जो हैं, ये क्या हैं आपके, ये इनसे रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है, घटनाएं हैं, वो हैं। तो पहला क्या कह रहा है? श्रीगुप्त, गुप्त वंश की नींव, यानी फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो श्रीगुप्त थे भाई, ये तो आंसर सही है ना। सेकंड क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड क्या कह रहा है? फाहियान की भारत यात्रा। इसका मतलब फाहियान जो थे एक चीनी ट्रेवलर थे। ठीक है, तो ये किसके समय में भारत आए थे? तो भाई सही बात है, फाहियान जो है चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ही भारत आए थे। तो ये भी आंसर सही है। थर्ड कह रहा है कुमारगुप्त
पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप के खिलाफ युद्ध। तो कुमारगुप्त जो है इनके समय में जो शका डायनेस्टी जो होती है, शका रूलर जो होते हैं या शक जो होते, वो आक्रमण तो कर रहे थे, बहुत तेजी से आक्रमण कर रहे थे। पर जो पश्चिमी शक हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न शका जो हैं, इनके अगेंस्ट में किस गुप्ता रूलर ने जो एक तरीके से लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो वो लड़ाई जो बैटल जो लड़ी थी वो लड़ी थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। किसने लड़ी थी भाई? वो चंद्रगुप्त सेकंड ने लड़ी थी, ठीक है। तो इसमें इसका जो आंसर है वो क्या होगा आपका? चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसका मतलब ये वाला जो है थर्ड ऑप्शन ये गलत है। बाकी एक ऑप्शन और दो ऑप्शन दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? एक और दो दोनों, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में अगर आप जानना चाहें थोड़ा सा तो मैं आपको बता दूं। गुप्ता डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर श्रीगुप्त हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है इसके फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त है, गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। समझने वाली बात है, अगर आप समझेंगे ना बहुत अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर यहाँ पर श्रीगुप्त, और गुप्त जो श्रीगुप्त है उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था और टाइटल का नाम क्या था? महाराजा, ठीक है। टाइटल का नाम क्या था? महाराजा। और इलाहाबाद स्तंभ जो है, इलाहाबाद स्तंभ जो शिलालेख है या इलाहाबाद जो पिलर है वो किस रिलेटेड है? आपके महाराजा यानी श्रीगुप्त से रिलेटेड है। इसके बाद में चंद्रगुप्त सेकंड जो काफ़ी फेमस राजा हुए, और श्रीगुप्त के जो बात की हम एक तरीके से सीक्वेंस देखें, यह पहले श्रीगुप्त आए, श्रीगुप्त के बाद में कौन आए भाई आपके? फिर घटोत्कच आए, घटोत्कच के बाद में कौन आए? आपके चंद्रगुप्त सेकंड आए, चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कौन आए? समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त के बाद कौन आए? चंद्रगुप्त सेकंड। तो ये जो है ना, ये वही सीक्वेंस है बिल्कुल इस तरीके से। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो है इनके ये दो भाई थे, इनके बड़े भाई रामगुप्त थे। रामगुप्त के डेथ के बाद में चंद्रगुप्त सेकंड जो है गद्दी संभालते हैं और राजा बनते हैं, ठीक है। तो इनके एक तो क्रम आपको याद रखना है। गुप्ता डायनेस्टी का जो एक तरीके से एक सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच के बाद में चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, फिर आपका कुमारगुप्त और फिर आपका नीचे स्कंदगुप्त, ठीक है। तो ये रूलर रहे हैं और इनके टाइटल्स बहुत होते हैं कि उस समय के जो भी रूलर हुआ करते थे ना वो टाइटल अडोप्ट किया करते थे। तो इन्होंने कौन से टाइटल अडोप्ट करे हैं, कौन से नहीं करे हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका तीसरी बौद्ध संगति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके समय में हुई थी? तो देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ना हमारी, वो टोटल कितनी हो चुकी हैं? तो टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी हो चुकी हैं चार बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी हो चुकी हैं, ठीक है, 4 हो चुकी हैं। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरी बौद्ध संघ परिषद जो है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? मोगलीपुत तिस्सा, ठीक है। इसका आंसर क्या है? मोगलीपुत तिस्सा। क्यों है आंसर? आगे देखते हैं। देखिए ये आपकी बौद्ध संगतियां हैं, जिसमें फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी 483 बीसी में होती है, सेकंड 383 बीसी में होती है, थर्ड 250 बीसी में होती है, और फोर्थ जो होती है 72 एडी के अंदर होती है। तो ये इसके लोकेशंस है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। और ये प्रेसिडेंट है, फर्स्ट में थे महाकश्यप, सेकंड में थे सभा कमीर, थर्ड में थे मोगलीपुत तिस्सा और फोर्थ में थे वसुमित्रा और अश्वघोष, ठीक है। तो इसमें थर्ड का पूछा गया था, तो थर्ड में कौन थे? मोगलीपुत तिस्सा। अजातशत्रु रूलर थे फर्स्ट में, सेकंड में कालाशोक थे, तीसरी में अशोक थे और चौथी में कनिष्क थे, ठीक है। और जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, इसी में जो बौद्ध धर्म है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, एक हीनयानता और एक महायानता, ठीक है। बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान, जब राजा कनिष्क जो कि कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड है उस समय शासन कर रहे थे। इससे रिलेटेड कुछ गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था भाई? तो 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। डेथ कब हुई? 483 बीसी में हुई। कहाँ पर हुई? कुशीनारा में। मदर फादर कौन थे? तो फादर का नाम था शुद्धोधन, मदर का नाम था माया देवी और उनके आंटी का नाम था प्रजापति गौतमी, जिन्हीं के नाम पे इनका नाम गौतम पड़ा। इनकी वाइफ कौन थी? तो यशोधरा थी। सन का नाम राहुल था। रिटायरमेंट कब लिया इन्होंने? संन्यास कब लिया? तो 29 साल की उम्र में। ये जो रिटायरमेंट इन्होंने लिया था एक तरीके से, तो इस रिटायरमेंट को क्या बोलते हैं? घटना को, जब इन्होंने घर छोड़ा था, गृह त्याग वाली घटना को महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। निर्वाणा 35 साल की उम्र में, यानी ज्ञान की प्राप्ति कब हुई इनको? तो 35 साल की उम्र में हुई, ठीक है। कहाँ पर हुई? तो बोधगया में हुई, अंडर द बोधि ट्री था वहाँ पर हुआ, ठीक है। और पहला उपदेश फर्स्ट सेरेमनी उन्होंने कहाँ दिया? तो बनारस के अंदर दिया है।
इसके बाद गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ साइन है, उनके इवेंट्स और उनसे रिलेटेड कुछ साइन जो एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें, देखते रहें, है ना। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो पर कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। इसके बाद इनका जैसा बर्थ है, तो बर्थ का साइन क्या है, कमल और सांड। रिलिंक्विशमेंट का नाम तो ग्रह त्याग जिसको बोलते हैं, रिटायरमेंट वाला एक तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, घोड़ा। पीपल, पीपल किसका साइन है, तो ज्ञान का साइन है, नॉलेज का साइन है। और डेथ किसका साइन है, तो स्तूप का साइन है, ठीक है। स्तूप किसका साइन होता है, बौद्ध धर्म में डेथ का साइन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी बौद्ध परिषद के 4 बैठक स्थलों को कालक्रम के अनुसार बताइए। यानी जो बौद्ध परिषद हुई थी आपकी, तो ये 4 बैठकें हुई थी लगातार, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल का क्रम पूछ रहा है वो। तो अभी मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा पीछे पीछे की स्लाइड करके आप। तो यहाँ बता देता हूँ, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई आपकी, पहली हुई है आपकी राजगृह के अंदर, ठीक है। फर्स्ट कहाँ हुई आपकी, राजगृह में हुई। राजगृह के बाद में दूसरी क्या हुई, दूसरी वैशाली के अंदर हुई, ठीक है, वैशाली के अंदर हुई। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी कहाँ पर हुई भाई आपकी, कुंडलवन में हुई। कहाँ हुई, कुंडलवन में। तो देखो राजगृह को कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो राजगृह को कर रहा है आपका 1, तो 1 हो गया। वैशाली को कौन कर रहा है भाई, 4 कर रहा है, 4 कर लेंगे। पाटलिपुत्र को कौन कर रहा है, 3, तो 3 कर लेंगे। और कुंडलवन को कौन कर रहा है भाई, 2, तो 2 कर लेंगे। तो 1, 4, 3, 2 कहाँ पर है, देखो आप। तो भाई 1, 4, 3, 2 जो है आपका इस वाले ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, ये कहाँ पर है आज की डेट में, ये आपके बिहार में। कहाँ पर है भाई, ये बिहार के अंदर है। तो भारत में 3 यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस रही है, एक तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, एक रही है आपकी नालंदा, ठीक है, एक कौन सी रही है आपकी, नालंदा, और एक रही है आपकी तक्षशिला। एक कौन सी रही है भाई आपकी, एक तक्षशिला रही है। तो बात करें विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने करी थी, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी आपकी धर्मपाल ने, ठीक है। ये पाल वंश के शासक थे, और पाल वंश की जो डायनेस्टी रही है वो कहाँ पे रही है भाई आपकी, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में रही है। कहाँ रही भाई आपकी, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में पाल डायनेस्टी रही है। तो इसके फाउंडर कौन रहे, धर्मपाल। बाकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के अलावा भारत में और 2 कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप बताएंगे, एक नालंदा है और दूसरी तक्षशिला है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको पाल वंश से रिलेटेड बातें पढ़नी होगी तो ये वाली आप स्लाइड देख सकते हैं। ये वाली स्लाइड काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये इस वाली स्लाइड को आराम से देख लें, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बुद्ध चरित्रम, गौतम बुद्ध की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो बुद्ध चरित्र है, एक्चुअल में 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने करी, ठीक है। दूसरा, बुद्ध चरित्रम में किसके बारे में लिखा गया है, या गौतम बुद्ध की जीवनी जो है उस जिस बुक में लिखी गई है उस बुक का नाम क्या है। 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो बुद्ध चरित्रम की बात हो रही है तो आंसर क्या होगा भैया आपका, आंसर है आपका अश्वघोष, ठीक है। तो बुद्ध चरित्रम जो है अश्वघोष ने लिखी है। इसके बाद में एक बुक और है, उस बुक का नाम है जातक जातक कथाएं, ठीक है, या जातक कथा, जातक कथाएं या कथा। तो ये जातक स्टोरीज जो हैं ये किस से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे जातक स्टोरी जो है ये जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, कौन थे, जो गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है आपकी जातक स्टोरीज। गौतम बुद्ध के जो पुनर्जन्म में क्या थे गौतम बुद्ध, उससे रिलेटेड, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड। इसके बाद में भारत के इतिहास के संदर्भ में 800 से 1200 के बीच निम्नलिखित में से समकालीन पर विचार कीजिए। यानी सन 800 एडी से लेकर सन 1200 एडी के बीच में कौन कौन से राज्य थे जो आए, एक के बाद एक। तो देख लेते हैं, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा पाल वंश। तो पाल वंश का जो समय रहा है वो आपका 8 एडी से लेकर 12 एडी तक रहा है, यानी 400 वर्ष रहे हैं, यानी 800 से 1200 वर्ष तक ये रहे हैं। इसके बाद में गुर्जर की बात करें, गुर्जर प्रतिहार वंश, तो ये 11वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। राजपूत जो है 6 एडी से लेकर 10 एडी तक रहे हैं। इसके बाद में तोमर डायनेस्टी ये 12 एडी से लेकर 8 एडी से लेकर 12 एडी के बीच में रहे हैं। और तोमर डायनेस्टी के फाउंडर आप लोगों को पता ही है, तोमर डायनेस्टी जो थी इसके फाउंडर कौन थे, इनके फाउंडर थे अनंगपाल
अनंगपाल तोमर, ठीक है भाई, दिल्ली में इनका डायनेस्टी हुआ करती थी। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई इनका समकालीन पर विचार करना है कि मतलब एक तरीके से अ, कौन किसके समकालीन हुआ करता था। तो भाई अगर आप देखें तो सबसे बाद की जो डायनेस्टी है हमारी, सबसे बाद वाली राजपूत जो है, ये देखिए राजपूत जो है 6 एडी में आए और 10 एडी तक रहे। तो यहाँ भी ये 11 एडी तक रहे, ये 12 एडी तक रहे, ये आ, ये भी 12 एडी तक रहे, यानी ये भी 12 एडी तक रहे, ये भी 12 एडी तक हैं, ये भी 12 एडी तक हैं, ये 11 तक हैं, ये 10 तक है। यानी इसका मतलब क्या है कि 10th एडी तक ना सब डायनेस्टी एक दूसरे के साथ साथ चलती रही। तो इसमें मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मतलब एक दूसरे से अलग चल रही हो। तो आंसर क्या लिखेंगे एग्जाम्स का? तो हमारे सीधा सीधा आंसर है डी। हमारा आंसर क्या होगा? डी। यानी सभी डायनेस्टी एक समय पर एक दूसरे के समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर समय, पर्टिकुलर टाइम, जहाँ पर दो लोग ए और बी एक साथ एक दूसरे के इक्वली चल रहे हो, ठीक है, चाहे वो एक सेकंड का ही क्यों ना हो, उसको बोलते हैं समकालीन, यानी कंटेम्परेरी। नेक्स्ट देखते हैं, 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और मैक्सिमम आज के डेट में भारत में तो भाई सब जानते हैं इंडिया के अंदर कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने ख़त्म किया था। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी का जो डिस्ट्रॉयर है उसका नाम क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आता है और भाई सही में है, क्वेश्चन लाजवाब है, तो आएगा तो आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर है आपका बख्तियार खिलजी। ठीक है, इसका आंसर क्या है भाई? बख्तियार खिलजी है। बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहें तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण करा है, ठीक है, परंतु सबसे विनाशकारी जो आक्रमण करा 1193 में करा था, उसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को पूरी तरीके से जला के नष्ट कर दिया था। कहा जाता है कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई गई थी तो उसकी जो लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद लगभग 3 महीने तक आग जलती रही, ठीक है। तो जो बख्तियार खिलजी है, इसका शासन कहाँ पे था? जो आज का जो पश्चिम बंगाल है, बंगाल वाले रीजन पे इसका शासन था। और ये खिलजी बंगाल में खिलजी जो डायनेस्टी थी उसका फाउंडर भी था ये। और 1203 से लेकर और 1227 ईस्वी तक थोड़े समय के लिए इसने बंगाल और जो आपका बिहार वाला रीजन है इस पे शासन किया है, ठीक है। इस बंगाल और बिहार वाले रीजन पे इन्होंने शासन करने की कोशिश करी है। तो आंसर ये है आपका। इसके बाद में ऑप्शन दिया होता है इसमें मोहम्मद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी। तो देखिए मोहम्मद गोरी जो हैं ये दिल्ली में जो आपका 1191 और 1192 दो लड़ाइयाँ हुई थी। इस लड़ाई को क्या बोलते हैं भाई? बैटल ऑफ तराइन। क्या बोलते हैं भाई इसको? दोनों लड़ाइयों को बैटल ऑफ तराइन। तो बैटल ऑफ तराइन 2 लड़ाई हुई हैं, एक आपकी 1191 में, दूसरी 1192 में हुई है। पहली लड़ाई जो गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान हुई थी और दूसरी भी गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान ही हुई थी, जिसमें पहली लड़ाई में तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो जीत जाते हैं और ये गोरी जो है वो हार जाता है। सेकंड लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गोरी जीत जाता है। यानी 1192 की लड़ाई में चौहान हार जाते हैं, गोरी जीत जाता है, तो गोरी साम्राज्य दिल्ली पर अपनी पकड़ बना लेता है, ठीक है। तो ये तो था गोरी साम्राज्य से रिलेटेड बात थी। इसके बाद बात करें आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था भाई वो इनका गुलाम था, ठीक है, गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गोरी का गुलाम था और गोरी की जब 1206 में डेथ हो गई थी, 1206 में जब गोरी मर गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गोरी के नाम से दिल्ली में शासन कर रहा था अपन, तो उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक नई डायनेस्टी स्थापित करी और डायनेस्टी का नाम था गुलाम वंश, ठीक है। डायनेस्टी का नाम क्या था? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की नींव किसने रखी? तो आंसर क्या बताएंगे आप? ऐबक ने रखी, ठीक है। और मोहम्मद गजनी जो होता है ये भारत पर 70 टाइम्स आक्रमण करने वाला, 70 टाइम्स अटैक किया है इसने, 17 बार भारत पर आक्रमण किया और जो आपका सोमनाथ मंदिर था इसको भी लूटा है, ठीक है। बाकी पढ़ना होगा तो यहाँ पढ़ सकते हैं थोड़ा सा इस वाली स्लाइड में। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? तो इसमें से क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा सुल्तान है जो अशोक स्तंभ को भाई दिल्ली लेके आता है ना। तो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला सुल्तान कौन था? तो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला सुल्तान था आपका फिरोज तुगलक, ठीक है। आंसर क्या है इसका? फिरोज तुगलक जो है अशोक स्तंभ को दिल्ली लेके आया था। और अशोक स्तंभ के बारे में फिरोज तुगलक के बारे में अगर आपको जानना हो
सबसे पहला अशोक स्तंभ जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये सम्राट जो अशोक थे हमारे मौर्य डायनेस्टी के जो फेमस रूलर हुए हैं अशोक, सम्राट अशोक से रिलेटेड है, ये अशोक से रिलेटेड है आपका। फिरोज तुगलक ऐसा राजा हुआ दिल्ली सल्तनत का जिसने अपने 2 बार राज्याभिषेक करवाया है, ठीक है, इसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया है अपना। इसके बाद ये ऐसा राजा हुआ जिसने ब्राह्मणों पर जिजिया लगाया। इसने ब्राह्मणों पर क्या लगाया भाई? पहली बार जिजिया। जिजिया लगाने वाला पहला राजा जो है वो यही है, फिरोज तुगलक जो है ब्राह्मणों के ऊपर जो लगा रहा है। जिजिया तो पहले भी बहुत बार लग चुका था, पर ब्राह्मणों के ऊपर लगाने वाला यही था। तुगलक डायनेस्टी का जो पहला राजा था, ठीक है, फिरोज तुगलक। उसके बाद इसने किसानों के जो तकवी लोन थे, कुछ लोन चले हुए थे, तो उसको उस समय क्या बोलते थे भाई? उन लोन को जो एग्रीकल्चर लोन हुआ करते थे, एग्रीकल्चर लोन को बोलते थे तकवी लोन, ठीक है। तो तकवी लोनों को किसने माफ करा? किस तुगलक राजा ने? तो आप बताएंगे फिरोज तुगलक। इसके बाद में नहरों का निर्माण कराया इसने। एक सिटी है जौनपुर सिटी, ठीक है, एक सिटी का नाम क्या है भाई? जौनपुर। जौनपुर सिटी, जौनपुर सिटी किसने बसाई? तो भाई इसने बसाई है जौनपुर सिटी। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर को इसने लूटा, फिरोज तुगलक ने ही। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर को लूटने का काम किसने करा? फिरोज तुगलक ने करा। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर को लूटने का काम इसी ने किया, ठीक है। इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक, सेकंड राजा क्या है इसके अंदर? ये आप फोर्थ ऑप्शन देख रहे होंगे, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आप देख रहे हैं, क्या लिख रहा है उस पर? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक भाई क्यों फेमस है भाई? इस क्योंकि ये भी तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है, इसके बारे में जानकारी जो है अमीर खुसरो की एक बुक है जिसका नाम है तुगलकनामा, ठीक है। क्या नाम है भाई? तुगलकनामा। तुगलकनामा में अमीर खुसरो की एक बुक है। अमीर खुसरो जो है इसके राइटर हैं, इस बुक के राइटर हैं। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी वहाँ से मिलती है, ठीक है। तुगलक के बारे में जानकारी वहाँ से मिलेगी। तुगलकाबाद जो शहर है वो गयासुद्दीन तुगलक ने ही बनवाया था। और ये फाउंडर हैं तुगलक डायनेस्टी के, समझ रहे हैं? ये कौन है? फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी का। और तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहले किसानों के लिए, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराना सबसे पहले किसने शुरू करा था? तो जो कैनाल थे वो सबसे पहले किसने बनवाए हैं? नहर किसने बनवाई? तो आंसर क्या होगा? तुगलक ने बनाया, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है, ठीक है। इसके बाद बात करें भारत में पोस्ट ऑफिस सिस्टम जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। पोस्ट सिस्टम जो है, पोस्ट सिस्टम मतलब मिडिवल टाइम में तो स्टार्ट करने वाले यही थे। इसके बाद बात करें अलाउद्दीन खिलजी, तो ये फाउंडर है भाई खिलजी। खिलजी डायनेस्टी के मेन फाउंडर तो ये कह सकते हैं एक तरीके से, नहीं तो खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो तो जलालुद्दीन खिलजी हैं, ठीक है। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे अलाउद्दीन खिलजी। तो इन्हीं के समय में खिलजी वंश जो है अपनी वीक पॉइंट पर रहा। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी तुगलक डायनेस्टी के ही रिलेटेड हैं। और ये जो टोकन करेंसी है, आपने टोकन करेंसी बहुत बार सुना होगा। टोकन करेंसी भारत में सबसे पहले किसने चलाई मिडिवल टाइम में? तो भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? ऋग्वेद में संपत्ति जो होती है, संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? तो आप क्या बताएंगे? संपत्ति का मुख्य रूप सोना था, गाय था, भूमि था या घर था? तो देखिए ऋग्वेद में ना गाय शब्द काफी फेमस रहा है। तो संपत्ति का मतलब है गाय, गाय से रिलेटेड है। गाय को ऋग्वेद में एक नया नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? अघन्या। एग्जाम में कई बार आता है नाम, है ना, कई बार, कि अघन्या शब्द जो है किसी से रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है? गाय से रिलेटेड है। और गाय शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 10वां जो मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल, 10वें मंडल में गाय शब्द का उल्लेख मिलता है। और कितनी बार गाय शब्द का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंदर? 176 टाइम्स, ठीक है। कितना बार भाई? 176 बार गाय शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,528 मंत्र हैं, ठीक है, याद रखेंगे 10,528 मंत्र हैं। अगला देख लेते हैं, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत जो है उसमें जनपदों की संख्या कितनी थी? 16। प्राचीन भारत में जनपदों की संख्या 16 थी, ठीक है। कितनी थी? 16। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 16 महाजनपद। अगर आपको देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये 16 महाजनपद हैं आपके, ये यहाँ दिया हुआ है और ये दिए हुए 16 के 16, ठीक है, 16 के 16 महाजनपद। और इसमें एक बुक है आपकी अंगुत्तर निकाय, महाजनपदों के बारे में जो बताती है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय महाजनपदों के बारे में बताती है। नेक्स्ट, इनमें से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना करी? शुंग डायनेस्टी जो है, ये जो आपका मगध जो है ना, आपका मगध वाला रीजन जो है,
तो मगध पर शासन करा करती थी सुंग डायनेस्टी, और इसके फाउंडर जो है वो है आपके पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, सुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है भाई? पुष्यमित्र सुंग। जो हमारे मौर्य थे ना, मौर्यों के आखिरी शासक जो थे, जिनका नाम क्या था? बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। बृहद्रथ को मारने के बाद में पुष्यमित्र सुंग ने मगध डायनेस्टी पर सुंग वंश की स्थापना करी थी। याद रखेंगे, बाकी सभी के सभी क्या है ना, इसके राजा हैं, और ये इसके आखिरी राजा हैं। देवभूति जो है सुंग डायनेस्टी के लास्ट किंग है। सुंग डायनेस्टी के आखिरी राजा कौन है? अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो कौन है भाई? देवभूति। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पाषाण काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पाषाण काल था उससे रिलेटेड बातें करी जा रही है यहाँ पर। पाषाण काल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर नज़र डालनी है। ठीक है, इसमें पहला क्या है कि विभिन्न अवधियों को पत्थर के औजारों के प्रकार और तकनीक के आधार पर पहचाना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि आपको पता है कि पूरा पाषाण काल जो था आपका पैलियोलिथिक पीरियड, इसमें पत्थर को कोई साइज होता नहीं था, बहुत बड़े बड़े होते थे। फिर मिडिल टाइम में थोड़ा कम हो गया, और जो नव पाषाण काल था न्यूलिथिक पीरियड, उसमें साइज पूरा ही बदल गया। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट, सही बोल रहा है भाई वो। ठीक है, पहला बिल्कुल सही बोल रहा है। सेकंड क्या कह रहा है कि विभिन्न अवधियों में उपकरणों के प्रकार और तकनीक में कोई भिन्नता नहीं थी। ऐसा कैसे नहीं हो सकता है? जब ऊपर सही है तो नीचे कैसे नहीं हो सकता? तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सेकंड। इसके बाद देखना है कि थर्ड, विभिन्न अवधियों के पाषाण काल की संस्कृतियां एक निकटतम एक रेखीय शैली के समान रूप विकसित हुई। तो भाई देखिए, पाषाण काल की जो संस्कृति थी एक निकटतम एक रेखीय शैली के समान के रूप में विकसित हो रही थी, यानी एक के बाद एक चल रही थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई एक के बाद एक बदल रहा था, एक साथ या एक ही रेखा में नहीं बदल रही थी, थोड़ा थोड़ा चेंजेस सब में जगह था, तो ये भी नहीं है। तो जब इसमें दूसरा और तीसरा ही नहीं है, या तो ना तो दूसरा है ना तीसरा है, तो इसमें कह रहा है कि कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। तो सही में तो दोनों के दोनों हमारे है ही नहीं। तो जहाँ पर देखिए, जहाँ पर एक कहाँ पर है, बस एक कहाँ पर? आपका ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है, बाकी पूरा पाषाण काल जो समय है लगभग आपको याद रखना है, इसमें 3 एरा आते हैं पूरा पाषाण काल वाले में। एक आता है आपका पूरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। एक आता है आपका मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। एक होता है नव पाषाण काल, जिसको नीलोथिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो मानव ने सबसे पहले मछली पकड़ना कब सीखा? तो इसी समय में सीखा, मेसोलिथिक में सीखा। ठीक है, मध्य पाषाण काल में। मानव ने पहिए का आविष्कार कब करा? तो नीलोथिक में करा। मानव ने सबसे पहले खेती करना कब शुरू करा? तो सबसे पहले खेती करने का जो सबसे पहले शुरू करा तो वो यहीं करा था आपका, इसी वाले इलाके में। ठीक है, पर खेती के नमूने जो मिले हैं वो यहाँ मिले नव पाषाण काल में। सबसे पहले जानवर को पालतू बनाया तो इसी एरिया में बनाया, इसी वाले समय में बनाया। ठीक है, और यहाँ पर जानवर तो एक तरीके से खेती के रूप में भी यूज होने लग गया था। तो ऐसे आपको याद रखने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो बिल्कुल सही आंसर है भाई, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरा है चनहुदड़ो और कालीबंगन दोनों वर्तमान राजस्थान की सीमाओं के भीतर है। तो भाई देखो, कालीबंगन तो मैं मान सकता हूँ एक बार को, कालीबंगन अंदर है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। जो कालीबंगन है वो तो है, वो राजस्थान के अंदर है। ठीक है, कालीबंगन कहाँ है भाई? आपका राजस्थान वाले इलाके में, कालीबंगन राजस्थान वाले इलाके में है। तो चनहुदड़ो जो है ना, ये आपका पाकिस्तान के सिंध में। ठीक है, ये कहाँ पर है? आपके पाकिस्तान वाले रीजन में। तो भाई ये तो आंसर है नहीं, इसका मतलब बी गलत हो गया हमारा। सेकंड क्या कर रहा है? थर्ड क्या कर रहा है? लोथल स्थल जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो है नर्मदा के तट पर स्थित है। तो लोथल जो है ना आपका गुजरात वाले रीजन में है। और अगर आपने कभी मैप को अच्छे से रीडिंग करी है तो आप नर्मदा कुछ ऐसे आती है और यहाँ से चली जाती है, और लोथल है भाई इधर, लोथल इधर है, तो यहाँ फिर कैसे हो सकता है? यानी ये भी आंसर गलत है। ठीक है, थर्ड कह रहा है इनमें से कोई भी सही नहीं। तो ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये वाला तो सही है हमारा, है ना, ये ऊपर वाला हमने देखा है ना, ये वाला तो बिल्कुल सही हो रहा है हमारा, ये तो सही है हमारा। तो आंसर क्या है? ए। इसका आंसर क्या है? ए आंसर है। कौन सा सही है? तो आंसर ए सही है इसका। तो हड़प्पा के जो साइट है ना, हड़प्पा की साइट आपको याद रख लीजिए, जिससे कोट दीजी है, मेहरगढ़ है, ठीक है, दैमाबाद है, कालीबंगन है, रोपड़ है, बनावली है, लोथल है, धोलावीरा है, सुरकोटड़ा है, देसलपुर है, रंगपुर है, चनहुदरो है और आलमगीरपुर है। और ये कहाँ कहाँ पर है ये भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है? ब्राह्मण यजुर्वेद
से इनमें से कौन सा रिलेटेड है, आपको ये बताना है। ब्राह्मण यजुर्वेद से कौन सा संबंधित है? तो ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ग्रंथ, देखिए जो जितने भी वेद थे ना हमारे, तो वेदों से रिलेटेड हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे, ऐतरेय तैतरेय कौशिकी गोपद शतपथ, है ना। तो वही है यहाँ पर। और हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो इसमें बात हो रही है आपकी यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद से रिलेटेड आपका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? शतपथ। आंसर क्या है भाई इसकी? शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका किस रिलेटेड है? आपका यजुर्वेद से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका श्वेतांबर और दिगंबर किस समुदाय के 2 संप्रदाय हैं? तो भाई श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं ये आपके किस समुदाय से रिलेटेड हैं? समुदाय यानी धर्म की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो कौन सा धर्म से रिलेटेड है श्वेतांबर और दिगंबर? तो धर्म है आपका जैन धर्म। क्या नाम है भाई आपका? जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड है आपका श्वेतांबर और दिगंबर। ना तो आपका बौद्ध से है, ना ही मराठा से है, ना ही पारसी से है। किससे है भाई? आपका जैन धर्म से रिलेटेड है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? आपका आंसर होगा जैन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मौर्य वंश के अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन थे? तो मौर्य वंश जो है, तो मौर्य वंश के जो फाउंडर हैं वो तो है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश के जो फेमस रूलर हुए मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में, तो अशोका द ग्रेट हुए। ठीक है, अशोका हुए। और दशरथ जो है ये अशोक के पोते थे, ग्रांडसन थे। अशोक के ग्रांडसन कौन हुआ करते थे? अशोक के ग्रांडसन दशरथ हुआ करते थे। तो ये जो बृहदरथ है, ये जो बृहदरथ है ये आखिरी राजा हुए। ठीक है, बृहदरथ जो है मौर्य वंश के क्या है? अंतिम शासक हुए। और बृहदरथ को किसने मारा था भाई? पुष्यमित्र शुंग ने मारा था। और शुंग ने मारकर शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी भारत में और मगध वाले रीजन में। ठीक, नेक्स्ट है आपका पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? तो सबसे पहले वही बात है, अभी पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ा है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और शुंग डायनेस्टी कहाँ पर थी? मगध वाले रीजन में थी, है ना। एक तो ये हो गई। एक तो मगध वाले रीजन में थी आपकी शुंग डायनेस्टी। तो शुंग डायनेस्टी एक्चुअल में किस वर्ण से रिलेटेड है? 4 वर्ण होते हैं हमारे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो इसमें से ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? शुंग डायनेस्टी यानी शुंग वंश ब्राह्मण वंश था। और मगध डायनेस्टी पर एकमात्र और सबसे पहला जो वंश आया उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण वंश। ठीक है, तो ब्राह्मण वंश एकमात्र वंश है जो मगध डायनेस्टी पर शासन करा है जिसमें प्योरली ब्राह्मण थे ये। और ब्राह्मण वंश आए तो इन्होंने एक यज्ञ स्टार्ट किया जिसका नाम होता है अश्वमेघ। एग्जाम में कई बार आता है। मगध में अश्वमेघ यज्ञ जो है किसने स्टार्ट कराया? अश्वमेघ यज्ञ जो है, तो आंसर क्या आएगा? पुष्यमित्र शुंग ने कराया। ठीक है भाई, नेक्स्ट किस वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? गोल्डन एरा। गोल्डन एरा किस डायनेस्टी को कहते हैं? ठीक है, तो स्वर्ण युग की बात हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड कॉइन ज़्यादा बांटे, इसका मतलब वहाँ पर उस समय जो आर्ट और आर्किटेक्चर था, कला और वास्तुकला, इस पर क्या काम हुआ है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है गुप्ता डायनेस्टी। आंसर क्या है भाई इसका? गुप्ता डायनेस्टी के समय को हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग बोलते हैं। एंशियंट टाइम का स्वर्ण युग नॉर्थ इंडिया का किसको बोलते हैं? गुप्ता डायनेस्टी को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किस मतलब डैश हड़प्पा स्थल पर पाई जाने वाली अग्निवेदियां सामुदायिक आयोजनों से जुड़ी होने के कारण विशेष महत्व रखती है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अग्निवेदियां है ना वो कहाँ मिली है ना। आपको ये बताना है कि जो अग्निवेदियां जो हैं ये एक्चुअल में मिली कहाँ है आपको। तो इसका मतलब ये सीधे सीधा जो हड़प्पा है ना, हड़प्पा से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो भाई आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भाई। ठीक है, कभी कभी चीज़ें हाथ से निकल भी जाती हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा इसका? कालीबंगा। कालीबंगा में जो अग्निकुंड है, अग्निवेदियाँ मिली है वहाँ से। और कालीबंगा जो है आपका वो कहाँ पर है भाई? आपका वो राजस्थान वाले रीजन में। कहाँ पर है आपका? राजस्थान के अंदर है। तो कालीबंगा से क्या मिला है आपको? अग्निवेदियों के सबूत मिले। तो हड़प्पा की जितनी भी साइट है ना भाई, जितनी भी साइट है, और सभी साइटों के अंदर जो जो आपकी चीज़ें मिली हैं वो प्लीज़ आप रट्टा मान लीजिए एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार। इसमें सेकंड फेमस साइट इसकी सुरकोटड़ा है। सुरकोटड़ा के अंदर जो है ना घोड़े की हड्डियों के सबूत मिले। किसकी हड्डियों के सबूत मिले हैं भाई? घोड़ा, घोड़े की हड्डियों के सबूत कहाँ मिले? या ऑस्ट्रिच के? तो आप क्या बताएंगे? सुरकोटड़ा में मिले। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है लघु पाषाण का उपयोग प्रारंभिक मनुष्य द्वारा डैश योग के दौरान किया गया था। लघु पाषाण का इस्तेमाल कब किया गया था? तो न पुरा पाषाण काल में किया गया, मध्य पाषाण में काल में किया गया, नव पाषाण में किया गया या ताम्र पाषाण काल में किया गया। लघु पाषाण का जो उपयोग है, तो उसमें हम क्या आंसर देंगे भाई लघु पाषाण से रिलेटेड? तो आंसर क्या होगा हमारा? लघु पाषाण का मतलब होता है हमारा पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल को हम क्या बोलते हैं? लघु पाषाण काल। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है तो चीजें कंफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, यूनेस्को ने मोहनजोदड़ो के खंडहरों को विश्व धरोहर स्थल घोषित कब किया? जो मोहनजोदारो के जो खंडहर हैं, तो इसको यूनेस्को ने अपनी मान्यता कब दी है ना? यूनेस्को ने अपनी मान्यता इसको कब दी है? तो भाई आंसर है आपका 1980। क्या है आंसर आपका? 1980। 1980 में यूनेस्को ने जो मोहनजोदारो के खंडहर थे इसको क्या कर दिया था? विश्व धरोहर का जो टैग था वो दे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस काल में शतुरमुर्ग भारत में पाए गए हैं? शतुरमुर्ग जो है किस काल में पाए गए हैं? तो इसका आंसर सीधा सीधा है मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल में जो है शतुरमुर्ग के सबूत मिलते हैं। सबसे पहले इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना भी इसी समय में शुरू करा था, और इसी समय कुछ जो हड्डियां मिली है ना जानवरों की, उससे पता चलता है कि शतुरमुर्ग मध्य पाषाण काल में हुआ करते थे। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कार्य क्रमिक रूप से सही है? यानी कालक्रम के अनुसार पूछ रहा है वो कि पहला कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। तो इन सब में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो है पत्थर का काल ही आया होगा, स्टोन एरा यानी नवपाषाण काल। तो जहाँ पर नवपाषाण काल है वही आपका आंसर है, पर ऐसा हो नहीं सकता है, हम पूरा सर्च करेंगे। नवपाषाण के बाद में आपका कोपर एज आया, तो बिल्कुल आया भाई, कोपर एज आया, कोपर एज। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण जो है फिर कांस्य युग में चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ भाई, हुआ। फिर लास्ट में लौह युग आया, तो बिल्कुल आया। तो आंसर क्या होगा आपका? सी। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले स्टोन एरा के बाद में ये सारी चीजें शुरू शुरू हुई है, तो आंसर आपका सी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कश्मीर से नवपाषाण स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? तो पहला देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए नवपाषाण कालीन साइट। अगर नहीं पता है तो, अगर वैसे मैक्सिमम नहीं आते हैं क्वेश्चन, पर बहुत रेयर चांस है ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो नवपाषाण काल में जो आपका सबसे पहले है आपका मगहड़ा। ठीक है, ये कौन है? मगहड़ जो साइट है ये कहाँ पर है? आपके इलाहाबाद यूपी से रिलेटेड है। कहाँ से भाई? ये इलाहाबाद यूपी से रिलेटेड है। बाकी तीनों की तीनों साइट जो है ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। तीनों की तीनों साइट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। बाकी ये पहली वाली इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मगहड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी? अर्धनगरीय, नगरीय, अर्धनगरीय, नगरीय, नगरी नगरी ग्रामीण या ग्रामीण, इनमें से कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता? इनमें से कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है वेल्ड सिटीज कल्चर आपका रहा है। तो भाई नगरीय एक तरीके से सभ्यता थी, ये नगरीय थी। और जो हड़प्पा है, हड़प्पा एक तरीके से आप देखते हैं कि हड़प्पा ग्रामीण था और बाकी पूरा नगरीय था। तो मैक्सिमम साइट इसकी जो एक तरीके से सिटी कल्चर रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका? नगरीय। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पाकिस्तान का प्राचीनतम नवपाषाण युगीन पुरास्थल मेहरगढ़ किस नदी घाटी में है? तो देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं पहले, तो मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के सिंध वाले इलाके में है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध वाले इलाके में है। और मेहरगढ़ जो है वो कहाँ से रिलेटेड है? तो ये आपकी जो बोलन रिवर है, जो आपकी सिंधु रिवर आती है ना, इस तरीके से सिंधु रिवर आती है। तो ये चाहे सिंधु, जैसे रावी हो गई, झेलम हो गई, चेनाब हो गई, ब्यास हो गई, सतलज होगी, ये तो इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। जो बोलन है ना ये ऊपर से आती है। तो बोलन बेलन घाटी या बोलन घाटी जो है, एक तरह से बोलन घाटी वो ऊपर आ जाता है। तो बोलन रिवर में आपका मेहरगढ़ वाला इलाका है। तो आंसर क्या होगा? बोलन। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राजवंश से रिलेटेड है? किस राजवंश से रिलेटेड है कृष्णदेव राय? अराविडु से हैं, होयसाल से हैं, सुलुभ से हैं, तुलुभ से हैं, कहाँ से हैं? तो ये जो हमारे कृष्णदेव राय हैं, ठीक है, क्या है ये? कृष्णदेव राय, इनसे एक बुक रिलेटेड है, इन बुक का नाम है अमुक्त माल्यदा। अमुक्त अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा जो है वो इस
ये अमुक्तमाल्यदा से जो रिलेटेड है राजा, उसका नाम क्या है? कृष्णदेव राय है। और कृष्णदेव राजा हैं वो तुलुव वंश से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भाई? तुलुव वंश से। और जो आपका विजयनगर साम्राज्य जो था, विजयनगर डायनेस्टी जो होती साउथ इंडिया के अंदर कृष्णा नदी के तुंगभद्रा रिवर वाले इलाके में, उससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका होयसाल वंश का संबंध किस राज्य से है? तो होयसाल वंश का संबंध है भाई आपके कर्नाटक राज्य से। कहाँ से है भाई आपका होयसाल वंश का संबंध? कर्नाटक राज्य से है। होयसाल वंश का संबंध कहाँ से है आपका? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप बता दीजिएगा कहाँ से है। कर्नाटक राज्य से है। ठीक है, होयसाल वंश के जो फाउंडर है वो कौन है? होयसाल वंश के जो फाउंडर है वो है आपके, होयसाल वंश के फाउंडर है किंग साला। किंग साला जो है होयसाल वंश के क्या है? फाउंडर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों को दर्शाता है? विजयनगर साम्राज्य मैंने बताया साउथ इंडिया में थी, और 1356 में इस डायनेस्टी की शुरुआत होती है। ठीक है, पीरियड क्या है इसका? 1336 है। ठीक है, आंसर क्या है इसका? 1336। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। हरिहर और बुक्का दो भाई हैं जो ये साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और सबसे पहला वंश जो आता है इसमें वो आता है आपका संगम वंश। तो संगम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आंसर कौन होगा? देखते हैं सेकंड कौन सा आता है भाई। तो सेकंड पे आता है आपका सुलुभ। पहले आता है संगम, आता है संगम, आ गया हमारा संगम नंबर 1 पे आ गया। पहला फिर सेकंड पे आता है सुलुभ। तो सुलुभ यहाँ है और यहाँ है। बी और सी में सुलुभ है, यानी ये सी आंसर नहीं है और ना ए आंसर है, बी और डी के अंदर है। तो पहले में संगम, दूसरे पे सुलुभ, तीसरे में क्या आएगा आपका? तीसरे में आएगा तुलुव वंश। तो तुलुव कहाँ पे? देखिए भाई तुलुव थर्ड नंबर पर है, यहाँ पर है, तो आंसर यही होगा हमारा। थर्ड नंबर पर तुलुव है हमारा, तो ये आंसर हो गया हमारा। और ये आंसर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? संगम, सुलुभ, तुलुव और अराविडु। ठीक है, 4 वंशों ने शासन किया था। नेक्स्ट है आपका संगम युग में निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के शासक राजवंशों में से एक नहीं था? यानी दक्षिण भारत के जो शासक थे ना, संगम एरा की बात अगर हम कर रहे हैं संगम वंश में, तो इसमें 3 डायनेस्टी काफ़ी फेमस रहती हैं। सबसे पहली चोला, फिर चेरा, फिर पांड्या। संगम डायनेस्टी के यही 3 फेमस डायनेस्टी हैं संगम वंश के, जो साउथ इंडिया के अंदर थे इस वाले इलाके में। यहाँ पर थे आपके, ये वाला इलाका जो है यहाँ पर चेरा थे। ठीक है, चेरा से फिर जो चोल थे, चोल आपके ये तमिलनाडु वाले रीजन इधर थे। और जो पांड्य थे, पांड्य आपके कर्नाटक के इस वाले रीजन में करते हैं शासन। ठीक है, और पल्लव जो थे ये साउथ इंडिया की डायनेस्टी है, पर ये संगम जो डायनेस्टी है संगम युग की डायनेस्टी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका? पल्लव। नेक्स्ट है आपका चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे भाई? चोल राजवंश के अंतिम जो रूलर थे वो कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम रूलर जो आपके राजेंद्र चोल थर्ड थे। तो आंसर क्या बताएंगे आप? चोल राजवंश के अंतिम रूलर राजेंद्र चोल थर्ड रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पाली लिपि किस धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है? पाली जो है वो किस धर्म से रिलेटेड है? तो पाली जो है जो आपका बौद्ध धर्म है ना भाई, बौद्ध धर्म जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ना तो हिंदू से, ना इस्लाम से, ना यहूदी से, किससे रिलेटेड है? बौद्ध से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपदों का सही क्रम बताएं। तो भाई अगर आपने मैप वाइज महाजनपद पढ़े हैं ना अच्छे से, तो आप इसका आंसर बता पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो ये क्लास जो है ये इसलिए है कि आप लोग एग्ज़ाम में जाएं पूरे रेडी होके। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर दें। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक बनता है प्लीज़, तो एक लाइक ज़रूर कर दें। लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो को अच्छी लगती है तो आपके अलावा दूसरे जो बहन भाई हैं, आपके दोस्त हैं, वो देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर है आपका सी। इसका आंसर क्या है आपका? आंसर सी है। कैसे आंसर सी है आगे देख लेते हैं। देखें, ये आपका मैप है, इस मैप के हिसाब से आप देख सकते हैं, चीज़ें आपकी बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। ये देखिए हमने सी आंसर लगाया, सी आंसर के हिसाब से हमारा सबसे पहले यहाँ पर अवंती है, फिर यहाँ चेडी है, फिर वत्सा है, फिर काशी है, फिर अंग है, फिर मगध है, फिर अंग है। इस तरीके से आ रहा है। तो अवंती, चेडी, वत्सा, काशी। ठीक है, अवंती, चेडी, वत्सा, काशी, फिर मगध, फिर अंग, यही तो आया है हमारा यहाँ पर।
अवंती, चेड़ी, वत्स, काशी, मगध, फिर अंग। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर है आपका, स्लाइड कहाँ चली गई आपकी, ये आ गई स्लाइड 41 स्लाइड पे हैं हम अभी फिलहाल में। और यहाँ पर हमें 40 पे जाना है। तो देखिए अवंती होगी, चेड़ी होगी, वत्सा हो गया, मगध हो गया और अंग हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट स्लाइड आपकी 42। वातापी के चालुक्य, वातापी के जो चालुक्य थे, वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य वंश के किस शासक ने पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि को धारण किया था? पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की जो उपाधि थी, किस राजा ने धारण की थी ये वाली उपाधि? तो आंसर क्या बताएंगे? पुलकेशिन सेकंड। आंसर क्या होगा भैया आपका? पुलकेशिन सेकंड होगा। उन्होंने ही वातापी में ये उपाधि को धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में है गुप्त राजाओं द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को जाना जाता है। गुप्त राजा जो थे एक्चुअल में उन्होंने बहुत सारे सोने के सिक्के ना जारी किए थे। तो उनके सोने के सिक्कों को किस रूप में जानते हैं? किस रूप में सोने के सिक्कों को जानते हैं? तो आंसर क्या होगा भैया आपका? आंसर है आपका दिनार। ठीक है, गुप्त राजाओं ने सोने के सिक्के जारी किए थे, उनको किस नाम से जाना जाता है इतिहास के अंदर? उनको दिनार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुप्त राजाओं ने जो सोने के सिक्के जारी किए उसको किस नाम से जाना जाता है? दिनार के नाम से जाना जाता है। वहीं जो चांदी के सिक्के थे उसको उनको किस नाम से जाना जाता है? जो सिल्वर कॉइन थे, सिल्वर कॉइन को रूपका, ठीक है, किस नाम से? रूपका, रूपका के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश के डायनेस्टी को मैं आपके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। पाल डायनेस्टी जो थी आपकी, वो जो बंगाल वाला रीजन है और इस वाले रीजन में थी। तो पाल डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है गोपाल। कौन है भाई? पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गोपाल है। यही इसके पहले शासक थे और यही फाउंडर भी हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका बुद्ध चरित्र की रचना किसने करी थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने करी है। ठीक है, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने करी है। फिर जयदेव ने कौन सी बुक लिखी है भाई? तो जयदेव ने एक बुक लिखी जिसका नाम थे, जिसका नाम है गीत गोविंद। जयदेव ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या है भाई? गीत गोविंद। इसके बाद बाण भट्ट ने कौन सी बुक लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है हर्ष चरित्र। बाण भट्ट ने कौन सी बुक लिखी है? हर्ष चरित्र बुक जो है किसने लिखी है? तो आंसर क्या होगा आपका? बाण भट्ट ने लिखी है। कालिदास ने कौन सी? कालिदास ने बहुत सारी बुक लिखी हैं, जिसमें आप नाम ले सकते हैं मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारा और अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना? ये बुक हैं, आप बुकों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी की मोक्ष स्थल कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ पर मिला था, यानी कि डेथ कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु होती है 468 BC में होती है। 468 BC के अंदर होती है। और कहाँ पर होती है? पावोपुरी के अंदर होती है। ठीक है, तो पावोपुरी के अंदर होती है। तो आंसर क्या होगा आपका? सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आखिरी तीर्थंकर कौन थे? तो आपको मैंने पीछे की स्लाइड में बताया कि जैन धर्म में ना टोटल तीर्थंकर जो हुए हैं वो कितने हुए हैं? टोटल तीर्थंकर जो हुए हैं जैन धर्म के अंदर वो आपके 24 हुए हैं। तो 24 तीर्थंकरों में जो लास्ट तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म के, वो कौन रहे हैं आपके? महावीर स्वामी रहे हैं। कौन रहे हैं भाई? महावीर स्वामी रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी, है ना? नेक्स्ट है आपका जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन रहे हैं? तो महावीर स्वामी 24वें थे और लास्ट थे। और 23वें कौन थे भाई इनके? पारसनाथ। कौन थे भाई? पारसनाथ 23वें थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदाय को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी? तो मान्यता देनी तो अलग बात है, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि वो हीनयान महायान जो है ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो आंसर क्या आएगा? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है दोनों के दोनों। और ये कब बटे? हीनयान और महायान जो है कब बटे? तो
जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना आपकी, बौद्ध संगति जो हुई थी 78 एडी में, 78 एडी में हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। उस समय कनिष्क जो थे राजा हुआ करते थे, कुषाण डायनेस्टी के कनिष्क, और कनिष्क के समय में ये दो संप्रदायों में बटा था, हीनयान और महायान। हीनयान जो है गौतम बुद्ध के टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, और महायान वाले जो हैं गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में उनकी मूर्ति बना के पूजा करते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि किसने मान्यता दी, तो आंसर क्या आएगा, कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कश्मीर कुंडल वन में कनिष्क के समय में। तो आंसर क्या है आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त करा। महापरिनिर्वाण, निर्वाणा का मतलब क्या होता है, उनकी डेथ कहाँ पर हुई, गौतम बुद्ध की डेथ कहाँ पर हुई। ठीक है, तो डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो गौतम बुद्ध की डेथ जो है कुशीनगर में हुई है। कहाँ पर हुई है भाई, कुशीनगर या कुशीनारा भी आ जाता है। और कब हुई, तो 483 BC में हुई। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लें, नेक्स्ट है आपका, कौन सा साहित्यिक स्रोत है और यह बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदन यानी नंद वंश को उखाड़ फेंकने में चाणक्य की सहायता प्राप्त करी। तो ऐसा कौन सा साहित्यिक स्रोत है जिसमें यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद डायनेस्टी के जो राजा थे फेमस उस समय, धनानंद को हराकर मारकर मौर्य वंश को स्थापित किया था मगध डायनेस्टी में। तो मुद्रा राक्षस बुक के अंदर ये बात लिखी गई है। किस में लिखी गई है भाई, ये मुद्रा राक्षस में लिखी गई है। मुद्रा राक्षस के जो राइटर हैं वो हैं आपके मुद्रा राक्षस के राइटर विशाखा दत्त। क्या नाम है उनका, उनका नाम है विशाखा दत्त इसके राइटर हैं। और मुद्रा राक्षस जो बुक है वो लिखी कब गई है, जो गुप्ता एरा है ना, गुप्त साम्राज्य के समय में, गुप्ता एरा के समय में ये बुक लिखी गई है। ठीक है, और इसी बुक में, मुद्रा राक्षस बुक में, चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कह के बुलाया गया है। क्या कह के बुलाया गया है, शूद्र। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो चीजें फंस जाती है। नेक्स्ट है आपका, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया। तो नंद वंश खत्म हो गया, तो नंद वंश के जो राजा थे आखिरी धनानंद थे। तो धनानंद को किसने मारा भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। किसने मारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो मौर्य ने मारा, तो डायनेस्टी कौन सी बनी, मौर्य डायनेस्टी। तो नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया, मौर्य वंश ने शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, मौर्य के अधीन भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है। 7 वर्गों में विभाजन जो है किस बुक के अंदर किया गया है। सीधी बात है, पुराण में तो नहीं किया गया होगा। कौटिल्य जो है ना, ये 3 भागों में डिवाइडेड है, 3 भागों में डिवाइडेड है, और इसके अंदर 180 पेज है। कितने पेज है, 180 पेज है, 3 भागों में डिवाइडेड है। तो इसमें भी नहीं है ऐसा। इंडिका जो लिखी है वो मेगास्थनीज ने लिखी है। किसने लिखी है भाई, मेगास्थनीज ने लिखे हैं। मेगास्थनीज जो थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हुआ करते थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। और इन्हीं की बुक में ये 7 डिवीजन वाला काम आता है। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, इंडिका। मुद्रा राक्षस बुक हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी ये आंसर नहीं है। ठीक, आंसर क्या है आपका, इंडिका। नेक्स्ट देखते हैं, यूनानियों के लेखन में किसे सेंड्रोकोटस कहा गया है। सेंड्रोकोटस जो है यूनानियों ने किसको बोला है। तो आंसर क्या होगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला है भाई, सेंड्रोकोटस यूनानियों ने बोला है ना। नेक्स्ट है आपका, सम्राट बनने के बाद अशोक के एकमात्र विजय का उल्लेख जो है किस शिलालेख में मिलता है। तो देखिए, अशोक ने ऐसे तो बहुत सी लड़ाइयाँ जीती हैं, पर अशोक के 14 शिलालेख हैं, 14 स्तंभ लेख हैं, और इसमें जो 13वां शिलालेख है ये किससे रिलेटेड है, आपका कलिंग वॉर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है ये आपका, कलिंग वॉर जो है आपका उससे रिलेटेड है। ठीक है भाई, कलिंग वॉर से रिलेटेड है। तो आंसर क्या है आपका, 13। नेक्स्ट है आपका, मगध के निम्नलिखित शासन को उनके शासन के कार्यक्रम के अनुसार बताइए। यानी पहले कौन आया, बाद में कौन आया। तो देखिए, तो बिंदुसार है, ये मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है, मौर्य है ये मौर्य है। बिंबिसार जो है ये हरियंक है। ये कौन है, ये हरियंक है, बिंबिसार हरियंक है। फिर इसके बात करें, अशोक जो है ये भी मौर्य है। अशोक क्या है, ये भी मौर्य है। अजातशत्रु कौन है भाई, अजातशत्रु ये हरियंक है। अजातशत्रु कौन है भाई, अजातशत्रु है आपका हरियंक। क्वेश्चन ये है कि पहले कौन और बाद में कौन आया। तो इसमें सबसे पहले जो आया वो आया आपका बिंबिसार। ठीक है, सबसे नंबर एक पे क्या रखेंगे, बिंबिसार को रखेंगे। नंबर 1 पे बिंबिसार आया। बिंबिसार के बाद में कौन आया भाई आपका, बिंबिसार के बाद में आता है अजातशत्रु उसका बेटा।
सेकंड नंबर पे हम किसको रखेंगे, अजातशत्रु को रखेंगे, अजातशत्रु आया। थर्ड नंबर पे कौन आया भैया आपका, थर्ड नंबर पर आया आपका बिंदुसार, कौन आया बिंदुसार आया। फोर्थ नंबर पर आया आपका अशोक, फोर्थ नंबर पर कौन आया भैया आपका, फोर्थ नंबर पर आया आपका अशोक आया। तो देखिए सेकंड कहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है, बी में सेकंड है और सी में सेकंड है, बाकी यहाँ भी सेकंड नहीं और यहाँ भी सेकंड नहीं है। फिर देखते हैं सेकंड के बाद में एक नंबर हो गया, फिर दो नंबर कहाँ है, हरियंक यानी अजातशत्रु, यानी सेकंड के बाद में चार आएगा, दो चार, दो चार कहाँ पर है भाई, सिर्फ इसमें, यानी ये भी आंसर नहीं है, तो ये हमारा ये आंसर है। तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जन्म मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं, मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ कुछ घटनाएं। आप स्लाइड देखिएगा, सबसे स्टार्टिंग में ही जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तब मैंने ये कुछ साइन बताए थे उस समय, तो आप पीछे जाएंगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जन्म जो है वो कमल से रिलेटेड है, महावीर निष्क्रमण, पद चिन्ह, संबोधि, बोधि वृक्ष, महापरिवार निर्माण। तो कौन सा नहीं है आंसर ये पूछ रहा है, तो भाई महापरिवार निर्माण का मतलब होता है जब उनकी डेथ हो गई, तो भाई ये सीधी बात है। तो ये जो है आपका स्तूप, ये बिल्कुल सही बात है कि जो आपके गौतम बुद्ध थे उनके जो साइन है उससे रिलेटेड है स्तूप, ठीक है, मृत्यु से रिलेटेड है। फिर जन्म की बात करें तो जन्म से कमल है, बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है। जन्म जो है, महाभिनिष्क्रमण जो है वो गृह त्याग की भावना है, गृह त्याग जब उन्होंने करा था उसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। तो उसका तो आंसर आपका घोड़ा होना चाहिए था, पर इसमें क्या है पद चिन्ह, तो यही आपका, ये आपका आंसर नहीं है। तो वो क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा सही नहीं है, तो यही है आपका। तो आंसर क्या हो गया आपका सेकंड, तो सेकंड आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज आपको पता लग गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, को देवदासी प्रथा मंदिरों से जुड़ी प्रथा है जिसमें लड़कियां डांस किया करते थे, और ये किस काल में उभरी, किस काल में इसका जन्म हुआ, किस काल में पैदा हुई। तो आंसर क्या होगा इसका, किस काल में उभरी है भाई ये, इसका आंसर है आपका चोल वंश। किससे रिलेटेड है, चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के समय पर ही देवदासी सिस्टम को जो है ना एक तरीके से समाज के सामने लाया गया और अच्छे से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो आंसर क्या है आपका चोला डायनेस्टी। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे। आपने अगर मेरी वीडियो देखी है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से, मैं आप बोल रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि वीडियो में आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो बता दें, नहीं चाहते हैं किसी अदर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो टॉपिक भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।